हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का एक नया प्रकार जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की कक्षा में हम पूरी विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, कैसे होती है, इसके उदाहरण क्या हैं। तो आइए समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। विस्थापन अभिक्रिया, ये हमारा आज का टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आप समझिए, विस्थापन शब्द से ये क्लियर होता है कि इसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। विस्थापन शब्द का यही मतलब है। तो हम इसकी परिभाषा इसी शब्द से ही बनाएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक होते हैं, उनमें से एक अभिकारक अधिक सक्रिय होता है और दूसरा अभिकारक कम सक्रिय होता है। तो अधिक सक्रिय वाला अभिकारक कम सक्रिय वाले अभिकारक को विस्थापित करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, इसको आप देखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम सक्रिय अभिकारक को अधिक सक्रिय अभिकारक विस्थापित करके या उसे हटा करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप समझिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। मतलब जो अधिक सक्रिय धातु होता है वो कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। अब आप इसमें देखिए, ये दो लोग हैं। ये आपका क्या है? ये अभिकारक 2 है, ये अभिकारक 2 है और ये आपका अभिकारक 1 है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आप सपोज करो कि ये जो अभिकारक 1 है ये अधिक सक्रिय है। ये क्या है? अधिक सक्रिय है। अभिकारक 1 अधिक सक्रिय है और अभिकारक 2 में B और C है। दो इसमें तत्व हैं। इन दोनों तत्व में हम सपोज कर लेते हैं कि आपका जो B होता है, ये जो B वाला है ये कम सक्रिय है। ये क्या है? कम सक्रिय है, कम सक्रिय धातु है। तो ये क्या करेगा? जो अधिक सक्रिय धातु है, ये अधिक सक्रिय वाला धातु इस कम सक्रिय वाले धातु को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित करके ये बाहर कर देगा और ये B को ये वाला क्या करेगा? जो अधिक सक्रिय धातु है, ये B जो कि कम सक्रिय धातु है, इसको क्या करेगा? इसकी जगह से विस्थापित करके बाहर कर देगा और खुद जो है मिल करके एक नए उत्पाद का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और ये जो है ये बेचारा बाहर हो जाएगा। इसको क्या करता है? ये बाहर कर देता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे A प्लस BC, इसमें A अधिक सक्रिय अभिकारक 1 है जो कि अधिक सक्रिय है। BC में B जो है अभिकारक 2 है जो कि कम सक्रिय धातु है। तो ये अधिक सक्रिय धातु को उसकी जगह से विस्थापित करके क्या करेगा? बाहर कर देगा और खुद मिल करके एक नए यौगिक का क्या करेगा? नए यौगिक का निर्माण करेगा और ये धातु इस तत्व को क्या करेगा? ये बाहर कर देगा। आप फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के दृष्टिकोण से समझें। जैसे आपका जो है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, ये आपका आयरन है, जब आयरन को
कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को, मतलब लोहे की कील आप कह सकते हो, लोहे की कील, जब लोहे की कील को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो फेरस होता है, ये जो फेरस है ये कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, और कॉपर को विस्थापित करके बाहर कर देगा और खुद मिल करके ये आपका फेरस सल्फेट बना देगा। तो इस तरीके से आपका ये फेरस सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। और ये जो कॉपर है ये बाहर निकल जाएगा, ये विस्थापित हो जाएगा। तो इसमें आप कैसे समझेंगे कि ये जो फेरस है ये ज़्यादा सक्रिय है और ये जो कॉपर है ये कम सक्रिय है। इस चीज़ को हम समझने के लिए हमें सक्रियता श्रेणी को समझना होगा। हमने ऑलरेडी लिख रखा है ये सक्रियता श्रेणी। इसी सक्रियता श्रेणी से आपको पता चलेगा कि ये फेरस और कॉपर में कौन अधिक सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है, कौन किसको विस्थापित करेगा, क्यों विस्थापित करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सक्रियता श्रेणी को समझना होगा। अगर आपको सक्रियता श्रेणी नहीं समझ में आई है या सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातु अधिक सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है, अगर ये आपको नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप समझिए कि इस विस्थापन अभिक्रिया को आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जब आपको ये नहीं पता होगा कि कौन कम सक्रिय धातु है और कौन अधिक सक्रिय धातु है तो कौन किसको विस्थापित करेगा, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर अधिक सक्रिय वाला धातु अगर विलयन के साथ है और कम सक्रिय वाला धातु उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में अभिक्रिया नहीं होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे इसका उल्टा ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया क्या ले लिया, यहाँ मैं उल्टा इसका ले लेता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं फेरस सल्फेट है, हमने क्या किया, ये कॉपर प्लस फेरस सल्फेट ये मैंने ले लिया, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान देंगे तो फेरस जो है अधिक सक्रिय है। फेरस क्या है, फेरस अधिक सक्रिय है, फेरस अधिक सक्रिय है और जो कॉपर है ये कम सक्रिय है, कम सक्रिय है। जब कॉपर कम सक्रिय है तो ये फेरस को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जब ये कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब आप समझिए, इसका मतलब हमको ये समझना जरूरी है कि सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातु किस धातु से अधिक सक्रिय है, कम सक्रिय। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो क्या होगा, तथा फेरस के विलयन में अगर कॉपर के कण को डाला जाए तो क्या होगा, और इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर आपको सक्रियता श्रेणी नहीं पता है तो आप इस अभिक्रिया को नहीं करा पाएंगे। अगर इस जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपसे उसका जवाब यही है कि जब आप कॉपर के विलयन में लोहे की कील मतलब आयरन को डालोगे तो जो आयरन है मतलब लोहा है वो कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो वो कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर निकलेगा, मतलब अभिक्रिया होगी। यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया होगी। और दूसरी कंडीशन में देखिए, जब हम फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर के टुकड़े को डालेंगे, जब फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर के टुकड़ों को डालेंगे यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है वो कम सक्रिय है किससे, फेरस से। जब फेरस ज्यादा ताकतवर है, फेरस ज्यादा सक्रिय है तो ये फेरस को एक कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो आइए हम समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी पता होने पर ही हम इस अभिक्रिया को अच्छे से समझ पाएंगे। सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं की ऐसी सूची जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा जाता है। मतलब धातुओं की ऐसी सूची जिसमें जो सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है वो सबसे ऊपर होगा और उसके घटते क्रम में आते आते जो सबसे कम सक्रिय धातु होगा उसको सबसे नीचे होगा। इसका मतलब जो ऊपर वाला धातु होगा वो नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देगा। ठीक है, जैसे इसमें धातुएं हैं और ये सक्रियता जो है सक्रियता के घटते क्रम में इसको रखा गया है। इसमें जैसे सबसे सक्रिय धातु कौन है, सबसे सक्रिय धातु आपका पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर लेड है आपका, हाइड्रोजन बीच में पड़ता है, फिर कार्बन है, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है और जो आपका गोल्ड है ये सबसे कम सक्रिय धातु है। तो इसमें जो ऊपर वाली धातु होगी वो नीचे वाली धातु को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। अगर विस्थापन अभिक्रिया में
हम दो एक तत्व और एक यौगिक को जब मिलाएंगे तो जो दोनों में से ऊपर वाली जो धातु होगी वो नीचे वाली धातु को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। जैसे हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया है, ये आपका कॉपर होगा, कार्बन नहीं होगा, कॉपर होगा। आप इस अभिक्रिया में ध्यान दीजिए, इसमें जो हमने ये अभिक्रिया दिया है इसमें मैंने फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मिलाया तो आप ध्यान दीजिएगा फेरस कहाँ है, ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे। इसका मतलब फेरस कॉपर से अधिक सक्रिय है, ठीक है, क्योंकि फेरस सक्रियता श्रेणी में फेरस ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। इसका मतलब जो आपका फेरस है वो कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसलिए फेरस कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और कॉपर फिर सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। और दूसरी अभिक्रिया में आप देखिए, जब हम फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर को डालते हैं तो देखिए कॉपर क्या है, नीचे है और फेरस ऊपर है। इसका मतलब फेरस ज्यादा सक्रिय है, फिर कॉपर कम सक्रिय है, तो ये कॉपर फेरस को विस्थापित नहीं कर पाएगा और कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम जितनी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे, जितनी भी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे उसमें से जो ऊपर वाली धातु होगा सक्रियता श्रेणी में, जो ऊपर की धातु जो नीचे वाली धातु को क्या करेगी, विस्थापित करेगी और विस्थापित करके जो है नए यौगिक का निर्माण करेगी। अगर नीचे वाली धातु जो है, अगर हम नीचे वाली धातु को सोचे कि वो विस्थापित करेगा तो विस्थापित नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल आपका था। तो अभी हम कुछ और अभिक्रियाओं को भी पढ़ेंगे और क्या कहते हैं कि इसको कुछ और भी उदाहरण को हम समझते हैं कि ये और कैसे होता है। आप और भी उदाहरण समझिए, जैसे हम आपको और भी उदाहरण देकर के इस चीज को समझाते हैं। जब आप 2-3 उदाहरण इसके समझेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक आध उदाहरण हम और देते हैं, जैसे आप ले लीजिए, इसमें आप ले लीजिए ये जिंक, ये जिंक है, हमने क्या किया, जेडन प्लस कॉपर सल्फेट, हमने क्या किया, जेडन प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक के चूर्ण को कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। जिंक के चूर्ण को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मिलाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, जिंक आप देखिए सक्रियता श्रेणी में कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो ये जिंक क्या करेगा, ये कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करके बाहर कर देगा और जिंक जो है सल्फेट के साथ मिल करके जिंक सल्फेट बना लेगा। ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और ये कॉपर आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी अभिक्रिया है, आप इन्हीं सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप जो है, अगर इस सक्रियता श्रेणी आपको याद होगी, इस प्रकार की जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको आप आसानी से लिख सकते हो और समझ सकते हो। तो आज की कक्षा में हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया और सक्रियता श्रेणी के बारे में भी बताया। तो आपको इस सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब तक आपको सक्रियता श्रेणी ध्यान में नहीं रहेगी तब तक आप इस विस्थापन अभिक्रिया को कर नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद। बोल लेता है यार।